हेलो बच्चों, वेलकम टू किलर सीरीज। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 एटम्स के लास्ट 10 इयर्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो जिस अलग अलग टाइप के सारे करने वाले हैं। यहाँ पर मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा वो बहुत ही ज्यादा इजी होगा, जीरो टू हीरो वाला। आप पूरा वीडियो देखिए जिससे हर क्वेश्चन को आप बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएं। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कीजिएगा या मत भूलिएगा। आपके लिए मैंने एक चीज और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बना दी है। कई बच्चों को क्या रहता है कि कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं, नहीं हिले हुए होते हैं, आप चाहते हैं थोड़ा पक्का कर लें। तो मैंने ब्रह्मास्त्र एक सीरीज बना ली है जो पूरे सिलेबस को कम टाइम में पूरा निचोड़ कर देती है। इसमें वन शॉट और पीवाईक्यूज दोनों साथ साथ हैं। ये देखिए, ये जैसे चैप्टर 1 का वन शॉट है, सारा डेरिवेशन सारे कॉन्सेप्ट कवर, जिससे आप रिवाइज कर सकें या कहीं पर कॉन्फिडेंस कम फील कर रहा है तो पढ़ सकें। और दूसरा इसी का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का पूरे पूरे डेडिकेटेड वीडियो पीवाईक्यूज के ऊपर है। तो कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे कॉन्सेप्ट को लेकर तो आप ये ब्रह्मास्त्र वाली सीरीज को रिफर कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, जिससे आसानी से आपको मिल जाए। कई बच्चे पूछते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ मिल जाए तो आसानी होगी। तो बस आपको अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, उसके स्टोर सेक्शन में जाना है, यहां पर आपको क्लास 12 फ्री पीडीएफ दिख रहा है, इसको क्लिक कीजिए। सारी पीडीएफ अनलॉक है, डाउनलोड हो जाएगी, अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। यानी डाउनलोड करिए अरविंद एकेडमी ऐप और स्टोर सेक्शन में जाकर अपनी पीडीएफ ले लीजिए। चलिए, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है यानी क्वेश्चंस को या पीवाईक्यूज को लगाना करता हूं मैं स्टार्ट। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। ये 3 नंबर का सवाल है, 2025 में आया हुआ है। पूछता क्या है, डिस्क्राइब ब्रीफली गेगर एंड मार्टसन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था गेगर मार्टसन का वो आप एक्सप्लेन करेंगे, थ्योरेटिकल हो गया। डिपिक्ट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड विद द स्कैटरिंग एंगल। एक इसमें ग्राफ बनता है, स्कैटरिंग एंगल वर्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो बनाएंगे और उसे शो करना है कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में कैसे फायदा हुआ। थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग कर देता हूं। देखिए, ये जो गेगर एंड मार्टसन का एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था कि आप एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लेते थे जो कि अल्फा पार्टिकल एमिट कर पाया, उसको लेड बॉक्स में ऐसे रखते थे। तो ऐसे लेड बॉक्स आप रख दीजिए। ये क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो कि अल्फा पार्टिकल एमिट कर पाए, है ना। उसके बाद इसकी बीमिंग चाहिए होती थी तो एक यहां पे लगाते थे कोलियोमीटर, इसे बोलते हैं कोलीमेटर, जो इसकी बीमिंग करता है, सीधी रेखा में सबको लाता है। फिर यहां पर आपको एक गोल्ड फॉयल चाहिए थी, गोल्ड फॉयल जिस पे आप इसको हिट कराते हो। और ये पूरा जो सिस्टम था वो एक आप वैक्यूम ट्यूब मेरे सेंटर पे रख देना, थोड़ा किनारे बना दिया है। और यहां पर इसके बाद जो बीम निकलती थी वो किस एंगल पे जाके हिट की है, इसके लिए एक आपको माइक्रोस्कोप आप लगा के बैठते थे, माइक्रोस्कोप। और इस पे जो पूरी वो होती थी कोटिंग, वो होती थी जिंक सल्फाइड की, जिससे चमके ये जिंक सल्फाइड। जैसे ही जब ये अल्फा पार्टिकल इस पे हिट करे तो जुगनू की तरह चमक हो। और इस माइक्रोस्कोप को घुमा घुमा के जहां जहां ये हिट करता था आप ये पता कर लेते थे कि कितने इलेक्ट्रॉन जो इससे निकले हैं वो कितने स्कैटरिंग एंगल पर हिट किए हैं। तो ये गेगर एंड मार्टसन का ये, इसको लेड ब्लॉक भी लिख दो। इस तरह से मैंने एक ब्रीफ आपको डायग्राम दे दिया है। अब इसमें क्या करते हैं, जो ग्राफ बनता था वो भी देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को जब किया गया तो उसके बाद एक ग्राफ प्लॉट किया गया, यहां पर लिखा गया स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल जिसे आप थीटा से भी कह सकते हैं। ये वो था कि भाई ये कितने लोग यहां मिले, कितने यहां मिले, ये थीटा हो गया। और ये था एन थीटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स कह लीजिए, जो हिट करके मिलेंगे। तो ये जो ग्राफ मिला था इसमें वो कुछ ऐसा मिला था, यहां से काफी ऐसे सीधा था और ऐसे तक गया था। तो यहां पर अगर एंगल हम कम रखें, बहुत ज्यादा 0, 20 ऐसे करके बनाया जाता है, तो आपको पार्टिकल बहुत ज्यादा यहां पे मिलते हैं। मतलब 3-4 इसके वो थे ऑब्जर्वेशंस कह लीजिए। पहला क्या था कि स्मॉल डिफ्लेक्शन और नो डिफ्लेक्शन फॉर
मैक्सिमम पार्टिकल्स, मतलब यहां पर अगर कम से कम आप थीटा लेते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा पार्टिकल आपको मिलते हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल अनडिविएटेड निकल जाते हैं। इसका क्या मतलब है? गोल्ड फॉइल पतली ली जाती है तो वो निकल जाते हैं। दूसरी बात इसमें यह देखी गई थी कि एक 1 in 8,000 8,000 पार्टिकल जो इससे लड़े हैं उनमें से कोई एक थीटा 90 डिग्री का एंगल, स्कैटरिंग एंगल ले पाता है। मतलब 8,000 में कोई एक मिलता है जो ऐसे पढ़ के ऐसे निकल जाए। उसके बाद अगला आता है कि जहां पर थीटा 180 हो, वो वंस इन ए वाइल या ओकेजनली, वेरी रेयर, आपको थीटा 180 डिग्री मिले, यानी कि 180 मतलब ऐसे जाए और ऐसे ही लौट आए। तो इससे क्या चीज दिखाई पड़ी कि अधिकतर पार्टिकल सीधे ही चले गए। तो इसका मतलब है एटम के अंदर खाली स्थान ज्यादा है। तो जो एटम को समझा गया वही समझा गया कि एटम में काफी ज्यादा इम्पटी स्पेस है। और यहां पर देखिए 90 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल मिल रहा है बहुत ही छोटी जगह पर। तो यह माना गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि एटम पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो बहुत छोटी जगह पर कंसंट्रेटेड है, जिससे ये अल्फा पार्टिकल हिट करके वापस जा रहा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है। तो यहां से न्यूक्लियस का एस्टिमेशन मिला कि भैया न्यूक्लियस हमारा बहुत ज्यादा छोटा होता है विथ रिस्पेक्ट टू दी होल एटम। ये पूरी कहानी थी जो रदरफोर्ड ने इसके बाद मेरे ख्याल से 1911 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, इन्होंने अपना ये मॉडल पेश किया। काफी चला ये मॉडल काफी, फिर वो बोर साहब आ गए 8-10 साल बाद, जो भी आए होंगे, उन्होंने अपनी कहानी कही, फिर चलता रहा मामला। तो इसको आप नोट कर लीजिए यहां। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, ये है एमसीक्यू 1 नंबर का। आइए देखते हैं। लिखा है दी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इन ए ग्राउंड स्टेट इज -13.6। तो ये E0 कह लीजिए, ग्राउंड स्टेट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गई। इन एन ऑर्बिट पूछ रहा है इट्स एनर्जी इन एन ऑर्बिट करस्पॉन्डिंग टू क्वांटम नंबर n इज इतना, यानी एनर्जी आपको दे रखी है, n पूछा है। तो आप जानते हैं जो En होता है उसका फॉर्मूला होता है, यहां पे लिख देते हैं E0 के फॉर्म में, ज्यादा आप रिलेट कर पाओगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं E0 अपॉन n स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पे इसी फॉर्मूले को इधर लिख देता हूं, अगर मैं n स्क्वायर निकालने जाऊं तो E0 अपॉन En यहां पर लिख दूंगा मैं। अब यहां पर ये ऊपर वाली वैल्यू हो गई -13.6 और नीचे आ गई -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये करीब करीब 25 आ जाएगा। तो n स्क्वायर बराबर 25, तो n बराबर 5। तो क्वांटम नंबर क्या होगा, किस ऑर्बिट में चक्कर लगाया जा रहा है, 5वीं ऑर्बिट में। तो ये आंसर यहां पर D बन जाता है। तो D इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान है, इसको पकड़ के रखिए और आपको जरूर निकालने में काफी आसानी होगी। नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। ये है दी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ बोर हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम। ये बहुत ही आसान है, आप जानते हैं कि E इज इक्वल टू E0 अपॉन n स्क्वायर। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम आप लिख सकते हैं E0 का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट में एनर्जी हाइड्रोजन एटम की, जो कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। E0 का मतलब है जब पहली बोर्स रेडियस में, यानी पहली रेडियस में जब चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, उस समय कितनी एनर्जी होती है। यहां से n स्क्वायर अगर निकालना पड़ जाए तो E0 अपॉन E ले लीजिए। E0 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये दे रखी थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4। तो n स्क्वायर बराबर 4 है, तो n बराबर आप 2 ले सकते हैं। ये क्वांटम नंबर निकल आया। अब कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम निकालो। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है NH अपॉन 2 पाई, है ना। n की वैल्यू 2 हो गई तो 2 इंटू H अपॉन 2 पाई। तो ये 2 गया कट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डाल दो 6.63 इंटू 10 की पावर -34 और ये पाई की वैल्यू हो गई 3.14। अब आप करोगे तो करीब करीब 2.11 इंटू 10 की पावर -34 जूल पर सेकेंड आपका ये आंसर आ गया। ये एंगुलर मोमेंटम है सरल सवाल, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा।
तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। यहां बोला गया है इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट, एन की वैल्यू 2 है, ये देखिए कह रहा है सेकेंड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पहली एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH अपॉन 2 पाई, एन दे रखा है 2, तो यहां पर एन की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो ये 2 गया कट, तो 6.63 इंटू 10 की पावर -34 और पाई हो गया 3.14, तो 2.11 इंटू 10 की पावर -34 जूल पर सेकेंड आपको वैल्यू मिल गई एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेकेंड, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ये भी बहुत ही ज्यादा सरल है। ये हाइड्रोजन एटम के लिए Rn की वैल्यू होती है n² इंटू R0। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। अब हम R0 की वैल्यू होती है बोर रेडियस, जो उन्होंने बोली 0.5 मान लेना। तो Rn यानी सेकेंड रेडियस की हम बात कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर इंटू R0 विच इज 0.5, तो ये 4 इंटू 0.5 मतलब हो गया 2 एंगस्ट्रॉम। ये आपका आंसर आ गया सेकंड वाले का। थर्ड वाला देख लेते हैं बहुत ही आसानी से। कह रखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, अब देखिए एक रिलेशन दिखाते हैं, बड़ी आसानी से आप निकाल पाओगे। रिलेशन के तौर पे याद रखिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का आधा, जब इलेक्ट्रॉन कोई चक्कर लगाता है किसी ऑर्बिट में। अभी टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है -13.6 अपॉन n²। यही तो काइनेटिक के बराबर है माइनस साइन हटा के। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालने जाऊं तो इसी का माइनस लगाओगे तो प्लस हो जाएगा 13.6 अपॉन n²। और n की वैल्यू कितनी दे रखी थी 2, तो 2 का स्क्वायर यानी इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 13.6 अपॉन 4, तो ये करीबन आ जाएगा 4 तेरी 12, 4 चौक 16, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव में। ये काइनेटिक एनर्जी निकल आई, खत्म। तो लेकिन अच्छा सवाल है, 3 नंबर का था 2025 का, नोट कर लीजिए इसे अच्छी तरीके से। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, ये MCQ है 1 नंबर का। तो लिखा है एटॉमिक, इसमें कई चीज आपको पहले से थोड़ी मालूम होनी चाहिए, वरना ये सवाल निकालने में थोड़ा झंझट हो सकती है। एटॉमिक स्पेक्ट्रल एमिशन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इंसिडेंट ऑन ए जिंक सरफेस। किसी जिंक सरफेस में कुछ लाइंस पड़ रही होंगी, ये जिंक है। द लाइंस विच कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, जो लाइंस हैं ये दिख रही है बामर सीरीज, वहां से एटम में से इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं ऑर्बिट में जाएंगे, ये लाइंस आएंगी। तो इसमें से कौन सा एमिट करा पाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो आपको जानकारी होनी चाहिए कि वर्क फंक्शन ऑफ जिंक एटम वो करीब करीब 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। पहले तो ये याद कर लीजिए, नहीं मालूम तो। और उसके बाद ये जो बामर पाश्चन सीरीज है, लेमन बामर सीरीज, इनकी चर्चा करते हैं। जो लेमन सीरीज होती है सबसे शुरुआत वाली, उसमें लेमन सीरीज किसे बोलते हैं, जहां पर NF की वैल्यू 1 हो, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में जंप करे। कहां से कहां तक जंप कर सकता है, सेकंड से पहली या इंफिनिटी से पहली, कहीं से कहीं आ जाए। तो यहां पर अगर 2 रेंज अगर आप ले लें कि ट्रांजिशन अगर है सेकंड से 1, तो आपको सबसे कम एनर्जी मिलेगी। तो इसमें जो लेमन की जो एनर्जी मिलेगी वो मिलती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेमन सीरीज की। और जब आपका n का ट्रांजिशन होता है इंफिनिटी टू 1, उस समय जो एनर्जी आप जब कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी। तो ये देखिए, ये एनर्जी इस एनर्जी से बड़ी है। तो लेमन सीरीज जब भी इस पे पड़ेगी फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगी। तो इसका अच्छा, लेमन तो पक्का हो गया, क्योंकि आपके यहां सिंगल कैरेक्ट होते हैं तो शांति ली जा सकती है। लेकिन फिर भी मैं एक कदम आगे बढ़ जाता हूं, लेमन के पास आती है बामर सीरीज, उसको देख लेते हैं। ये लेमन हो गई, दूसरी ले लेते हैं बेटा बामर सीरीज। तो बामर सीरीज में आप जानते हैं कि NF यानी फाइनल जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं n ट्रांजिशन अगर हो रहा है 3 से 2 में, 3 से 2 में, तो इस समय कितनी एनर्जी आपको मिलेगी जब आप कैलकुलेट करोगे, वो मिलेगी 1.89।
और अगर n ले लोगे इंफिनिटी टू 3 में, 2 में, सबसे ज्यादा एनर्जी जो इसमें प्राप्त हो सकती है वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी। तो ये देखिए, ज्यादा से ज्यादा बामर 3.4 निकाल सकता है और 3.6 की रिक्वायरमेंट है, तो बामर इसको निकाल ही नहीं पाएगा। बामर के आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप पाशन वगैरह पे, और ये रेंज छोटी होती चली जाएगी, यानी जो मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू है और घट जाएगी, क्योंकि यहां अब 3 की बात आने लगेगी, इंफिनिटी टू 3, विच इज और ज्यादा कम। भाई इंफिनिटी टू 1 का डिफरेंस सबसे ज्यादा, इंफिनिटी टू 2 का उससे थोड़ा कम, इंफिनिटी टू 3 का उससे भी कम। तो जब यही मिस कर गया है तो इसके बाद की जितनी सीरीज होंगी कोई काम नहीं कर पाएंगी। तो आंसर क्या है? लेमन सीरीज, क्योंकि लेमन सीरीज में ये जो रेंज आपको मिली मैक्सिमम, मिनिमम भी ज्यादा है मैक्सिमम भी ज्यादा है, 3.6 से ज्यादा है, तो ये एमिट कर देंगे। तो आंसर हो गया सी, लेमन सीरीज, लेमन सीरीज। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप अच्छे से पकड़ पाए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। बच्चों, आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आप चाहते हैं इस साल क्लास 12 फिजिक्स में 95% से ज्यादा स्कोर आए, तो हमारे पास आपके लिए 3 जबरदस्त ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, ऑल इन वन। इसके अंदर पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियोस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के वीडियो और डेरिवेशंस, 130 डेरिवेशन के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सब एक ही जगह। तो ऑल इन वन ये काम बनाएगा। दूसरा जबरदस्त ऑप्शन आपके लिए है कंपिटेंसी क्वेश्चन बैंक। इसके अंदर एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग और केस स्टडीज के वीडियोस हैं, साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बूस्ट भी मिलेगा, यानी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितने एमसीक्यूज है वो भी सॉल्व मिलेंगे। अक्सर आप देखेंगे केस स्टडी, असर्शन रीजनिंग आपके स्कूल में कराई नहीं जाती, तो कंपिटेंसी क्वेश्चन बैंक आपको मदद करेगा। तीसरा है फास्ट रिवीजन पैक, यानी सुपर नोट्स कॉम्बो 2026। इसमें आपको थ्योरी नोट्स, डेरिवेशन, फार्मूला सीट और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाने वाले हैं। तो ये तीनों अगर कोई लेना चाहता है कि मुझे सब कुछ पक्का करना है, सारी चीज लगानी है, तो उसके लिए आपके लिए ऑप्शन है द्रोणा। द्रोणा के अंदर ये तीनों कोर्स तो मिलते ही हैं, इसके अलावा आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाते हैं लाइव क्लास के साथ, तो आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं। तो आप जल्दी से डिसाइड कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हम दोनों मिलकर अचीव करेंगे 95%। तो चलिए लेते हैं द्रोणा। तो बच्चों करते हैं 2024 का 1 नंबर का सवाल एटम्स का। इसमें लिखा हुआ एन अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस ए गोल्ड न्यूक्लियस इन गैगर-मार्सन एक्सपेरिमेंट विद काइनेटिक एनर्जी के। It momentarily stops at a distance d from the nucleus and reverses its direction. The d is proportional to, ये क्लोजेस्ट अप्रोच है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है आपका, गोल्ड न्यूक्लियस कह रहे हैं तो गोल्ड न्यूक्लियस मान लीजिए। अल्फा पार्टिकल जो खुद भी पॉजिटिव होता है वो इसकी तरफ आपने भेजा है काइनेटिक एनर्जी के से। आप यहां तक आएगा, फिर रिपल्शन की वजह से यहां रुकेगा मोमेंटली और वापस चला जाएगा। तो जहां पर ये मोमेंटली एक क्षण के लिए रुकता है, उसके बीच में और उस न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो होती है उसका फॉर्मूला होता है d = 1/4πε0 2ze²/k। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना चाहिए। अब यहां से पूछ रहे हैं डी प्रोपोर्शनल किसके है, तो यहां से साफ तौर पे दे रहा है अगर बाकी वैल्यूज कांस्टेंट हैं तो 1/k के ये प्रोपोर्शनल है, और इसके हिसाब से इसका आंसर देखिए क्या हो जाता है, सी। तो इस आंसर को टिक कर देंगे, इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखेंगे। बड़ा सिंपल सवाल था, हो जाता है, आप इसको पॉज करके नोट कर लें बेटा। बच्चों करते हैं 1 नंबर का सवाल 2024 का, जो असर्शन रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है। बोला गया है एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ए गोल्ड न्यूक्लियस, द इंपैक्ट पैरामीटर इज मैक्सिमम फॉर द स्कैटरिंग एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो पहले तो हो सकता है कई बच्चों को इंपैक्ट पैरामीटर मालूम ही ना हो, तो देखिए समझ लेते हैं। ये मान लीजिए गोल्ड न्यूक्लियस है, और जब कोई अल्फा पार्टिकल जो इससे सब्सटेंशियली दूर होता है, इसकी एक्सेस से जो इसका डायरेक्शन होता है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर। तो आप ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस की जो एक्सेस है उससे न्यूक्लियस से काफी दूरी पर
जो उसका वेलोसिटी वेक्टर होता है, उस वेक्टर और एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि इंपैक्ट पैरामीटर मैक्सिमम होता है फॉर स्कैटरिंग एंगल थीटा, क्योंकि ये आगे आता है फिर यहां पर रिपल्शन की वजह से ऐसे स्कैटरिंग एंगल बना देता है। तो ये कह रहा है कि स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री का मतलब क्या है कि कोई भी अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा हो और वापसी इसी रास्ते से कर जाए, तब तो थीटा 180 कहोगे। ऐसे जा रहा था ऐसे लौट आया, तो इसके लिए कब हो सकता है, जब ये हेड ऑन कोलिजन में चला जाए, मतलब सीधे इसका इंपैक्ट पैरामीटर क्या हो इस समय 0, क्योंकि अगर इंपैक्ट पैरामीटर होगा तो वापसी नहीं करेगा, ऐसे घूम जाएगा। थीटा कुछ भी हो सकता है, 180 के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 180 होने के लिए क्या है, हेड ऑन कोलिजन, खट्ट से लड़के खट्ट से लौटना है। तो उसके लिए इंपैक्ट पैरामीटर यानी डिस्टेंस जो एक्सेस से है वो 0 होनी चाहिए। तो अगर आपको स्कैटरिंग एंगल 180 चाहिए तो इंपैक्ट पैरामीटर कितना होना चाहिए, 0। तो ये जो मतलब असर्शन है वो तो फॉल्स हो गया, ये लॉजिकली फॉल्स हो गया, जो हमने पढ़ा लिखा है ये फॉल्स हो गया। आगे देखते हैं, द इंपैक्ट पैरामीटर इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। ये कह रहा है कि जिस ये टारगेट न्यूक्लियस ये है जिसकी तरफ ये जा रहा है, टारगेट जो है उसका एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता। अब यहां पर क्या है ना, इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला पिक्चर में आ जाएगा। तो इंपैक्ट फार्मूला का जो फॉर्मूला जो होता है इंपैक्ट पैरामीटर का बी का, उसकी वैल्यू होती है बेटा ZE² कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड काइनेटिक एनर्जी। ये बी का फॉर्मूला होता है। थीटा यहां पर स्कैटरिंग एंगल है, तो बी देखिए यहां पर जेड पर डिपेंड कर रहा है, बी डिपेंड्स ऑन जेड। बी का मतलब है इंपैक्ट पैरामीटर ऑन जेड, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। तो ये इसका रीजन भी जो है ना वो भी फॉल्स हो गया, असर्शन भी गलत, रीजन भी गलत। इसका मतलब है इसका आंसर क्या है, डी। तो ये थोड़े से ये अब सीधी तौर पे फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको थोड़ा पकड़ना पड़ेगा जिससे कि आप इस बातों को समझ पाएं और ये टपका हुआ सवाल है 2024 में जिसके लिए तैयारी कर पाएं। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं 2024 का 1 नंबर का सवाल, ये रहा, और मैं इसको ग्रीन कर लेता हूं। यहां लिखा हुआ है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग इक्वल वेलोसिटीज अप्रोचेस ए टारगेट न्यूक्लियस। ये मान लीजिए एक टारगेट न्यूक्लियस है, जेडी कर देते हैं, इसके अंदर चार्ज जो है प्लस वाला। और अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको मालूम होगा कि अल्फा पार्टिकल होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, यानी इस पे जो चार्ज मिलेगा वो 2 प्रोटॉन के बराबर होगा, और इसका जो मास होता है वो 4 गुना ज्यादा होता है प्रोटॉन से। ठीक, ये दोनों ही इसकी तरफ फेंके गए हैं। दे कम मोमेंटली टू रेस्ट एंड देन रिवर्स देयर डायरेक्शन। एक क्षण के लिए रुकते हैं फिर वापस होते हैं। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द प्रोटॉन टू दैट अल्फा पार्टिकल। हमें यहां पर निकालना है डी प्रोटॉन अपॉन डी अल्फा, ये रेशियो चाहिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। वहां अलग अलग चार्ज पार्टिकल के लिए थोड़ा सा वेरिएबल आता है, यानी डी की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 तो हो गया प्लस ZE, इसमें तो कोई चीज नहीं। दूसरा, जो पार्टिकल आप थ्रो कर रहे हैं उसका चार्ज अपॉन आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी या R की वैल्यू यहां पर। इस तरह से आप ZE Q1 Q2 अपॉन R कर सकते हैं। R की जगह आप यहां पे काइनेटिक एनर्जी करेंगे, क्योंकि ये R इधर पहुंच गया, काइनेटिक एनर्जी इधर पहुंच गई। ये फॉर्मूला आप लेंगे बेसिकली। ये फॉर्मूला अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज रख दोगे, अगर अल्फा पार्टिकल है तो 2e के बराबर रख देते हैं। तो अल्फा पार्टिकल के लिए फॉर अल्फा पार्टिकल मैं वहां लिख देता हूं, चलिए इधर। तो ये अच्छा, यहां पे जो मास है मास को भी कंसिडरेशन में ले लेते हैं। तो डी की बात करते हैं, डी अल्फा, या डी ही तोड़ के लिखो पहले। डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू क्यू, और नीचे हाफ mv², तो हाफ mv²। तो ये फॉर्मूला हो गया
2 ऊपर चला गया तो 2ze इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। अब जिसके लिए लगाना उसके लिए लगाओ। जैसे यहां पे मैं लगा रहा हूं प्रोटॉन के लिए और फिर अल्फा पार्टिकल के लिए लगाऊंगा। प्रोटॉन के लिए मैंने ये लिखा तो 2ze इंटू क्यू। क्यू किसका? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन पे तो एक ही चार्ज होता है, प्लस ही, अपॉन ऐसे कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मास ऑफ प्रोटॉन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन 2ze, और चार्ज अल्फा पार्टिकल पे कितना है? 4e के बराबर, 2e के बराबर। ये इधर ये 2e हो गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी। काफी कुछ चीजें सेम है, जाएंगी कट। जैसे 2ze कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर गया, दोनों की वेलोसिटी सेम थी, वो दोनों कट गई। अब वैल्यू यहां पे क्या मिली? ये E है और ये है यहां पर m अल्फा, तो ये E हो गया, ऊपर पहुंचा m अल्फा, नीचे आ गया आपका 2e और मास ऑफ प्रोटॉन। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, E से E भी कट चुका है, तो 1/2 मास ऑफ अल्फा अपन मास ऑफ प्रोटॉन 4 गुना भारी होता है, तो ये हो गया 4/1। यहां से वैल्यू क्या आ गई? 4/2 आप करेंगे तो यू विल गेट 2, तो इसका आंसर आ गया 2। यहां पर ध्यान ये रखिएगा, ये चार्ज अगर अल्फा पार्टिकल होता है तो फॉर्मूले में 2ze² हो जाता है, प्रोटॉन होगा तो 2 नहीं आएगा, तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए और इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो यहां पर मैं आपको मौका देता हूं इसको नोट करने का। बेटा नोट करिए इसको, और थोड़ा सा ऊपर करता हूं, पॉज करके नोट किया होगा आपने, ये थोड़ा सा ऊपर, और पूरी बात आप अच्छे से नोट कर लें। तो बच्चों करते हैं 2024 का 2 नंबर का सवाल। यहां पे आ गया 2 नंबर का सवाल। ए प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 1.6 MeV अप्रोचेस ए गोल्ड न्यूक्लियस Z बराबर 79, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर बहुत सवाल आते हैं, तो इसका फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूं फिर से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze टारगेट न्यूक्लियस का चार्ज इनटू जो आप प्रोटॉन का चार्ज। तो मैं यहां पर प्रोटॉन का चार्ज QP लिख दूं या E लिख दूं, समझदार हैं आप, QP बराबर E, ठीक है, अपॉन काइनेटिक एनर्जी, यानी जितनी एनर्जी लेके जा रहा था ये। अब यहां पर D निकालने गए, वैल्यू रखनी शुरू कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9, Z गोल्ड न्यूक्लियस है 79 हो गया, ये E² है यहां पर, तो ये हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर। ये एनर्जी 1.6 MeV, तो 1.6 और ये रहा 6, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको चेंज में कन्वर्ट करना है जूल में, तो फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। अब ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, 1.6 19 से स्क्वायर कट गया और 1.6 से 1.6 कट गया, तो ये वैल्यू यहां पे क्या बन गई? 79 इंटू 9, साथ में ये 10 की पावर 9, और इसका बना -19, ऊपर गया तो -6, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये 10 से 16 दिख रहा है यहां पर, ये हो गया 711 इंटू 10 की पावर -16, 2 डेसिमल खिसका दीजिए, 7.11 इंटू 10 की पावर -14 मीटर। ये आपका देखिए आंसर आ गया। ध्यान इसके ऊपर रखना है, जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू Q, जिस चार्ज को आप डाल रहे हो, इंटू काइनेटिक एनर्जी। इसमें सवाल बहुत आते हैं, इस बार भी आएंगे, नोट कर लीजिए अच्छे से इसको बेटा। तो बच्चों करते हैं 2024 का 1 नंबर का सवाल। इंटरेस्टिंग है, देखिए ये यहां बोला है एनर्जी लेवल्स ABC ऑफ एन एटम करस्पॉन्ड्स टू इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ एनर्जी। EA छोटी है, EB उससे बड़ी, EC सबसे बड़ी। ये EA, EB और EC ऐसे बना देते हैं। ये मान लीजिए EA है, एनर्जी लेवल ऐसे बन गई, EA, EB, EC। यहां पर EA सबसे छोटी हमने बना रखी है।
Let lambda 1, lambda 2, lambda 3 be the wavelength of radiation corresponding to the transition C to B. तो देखिए C to B एक ट्रांजिशन है जिससे हमें निकल रहा है lambda 1. फिर कह रहा है B to A. B to A एक ट्रांजिशन है जिससे निकल रहा है lambda 2. एंड C to A इससे ट्रांजिशन में निकल रहा है lambda 3. द करेक्ट रिलेशन बिटवीन lambda 1, lambda 2, lambda 3. ये बात समझ में आ गई. अब lambda 1, lambda 3 का रिलेशन बताओ. अब यहां पर थोड़ी सी हम लोग स्मार्टनेस दिखाएंगे. इसका एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप प्लस ये एनर्जी गैप होगा. तो EC माइनस EA, ये एनर्जी गैप बराबर किसके? EC माइनस EB प्लस EB माइनस EA. ऐसे लिख सकते हो, कोई इसमें परेशानी नहीं है. अब यहां से इस एनर्जी गैप में जो रेडिएशन निकलेगा, एनर्जी निकलेगी, उससे लिख दो SC अपॉन लैम्डा 3. C टू A में लैम्डा 3 था, ये लैम्डा 3 आ गया. C से B में HC अपॉन लैम्डा 1 और इसके अंदर HC अपॉन B से A में लैम्डा 2. SC तीनों में कैंसिल हो गया. वैल्यू आ गई 1 अपॉन लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2. ये रिलेशन हो गया देखिए. और ये रिलेशन कौन सा आंसर निकाल के देता है? ये आंसर बी निकाल के दे रहा है. तो आंसर इज बेटा बी. ये सवाल हो जाता है. अगर ये थोड़ी सी यहां पर कहानी नहीं सेट करेंगे तो ये घूम जाएगा सवाल. देख के डर लग सकता है सरल. नोट कर लीजिए इसे आप बढ़िया तरीके से. तो बच्चों करते हैं 2024 का ये 1 नंबर का सवाल. देखिए, और इसमें बोला एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 लेवल टू n इज इक्वल टू 1 लेवल. 2 से 1 में आ रहा है. बोर मॉडल ऑफ ए हाइड्रोजन एटम. ठीक है. इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है उसके हालचाल क्या होंगे आपको ये पता होना चाहिए. जो Tn की वैल्यू होती है वो n क्यूब इंटू T1 होती है. या आप Tn को प्रोपोर्शनल लिखें तो n क्यूब अपॉन Z स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, बोर मॉडल हाइड्रोजन एटम, इसलिए Z की वैल्यू 1 हो जाएगी. इसकी कहानी के अनुसार चलेगा. उम्मीद है ये बात आपके पकड़ में आई होगी. अब देखिए यहां पर दूसरे लेवल में, तो पहले n बराबर 1 में मान लीजिए उसका टाइम पीरियड T1 था. n बराबर 2 में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? यहां रख दीजिए 2 का क्यूब इंटू T1 यानी 8 T1. बढ़िया. अब ये बोल रहा है कि कितना टाइम पीरियड बढ़ा घटा ये बताना है. तो ये यहां पर 8 इंक्रीज डिक्रीज लिखा है और ये टाइम पीरियड यहां पर T1 से बढ़ता हुआ दिख रहा है. तो चेंज इन टाइम पीरियड निकाल लेते हैं बेटा. क्या होता है? नहीं, ट्रांजिशन 2 से 1 में हो रहा है. सॉरी, ये देखिए यहां पर फ्रॉम N2 लेवल टू 1 लेवल, वो मैंने 1 से 2 में करा दिया है. पहले टाइम पीरियड इसका कितना था? ये था, है ना. N2 से 1 में जा रहा है, समझना मेरी बात. ये रिलेशन होता है, पहले 2 में था. ठीक है. तो ये पहले 8, पहले ये था. इनिशियल लिख देता हूं इसी को. चलो, और फाइनल ये हुआ. तो ये कम हो गया इनिशियल से फाइनल. समझ पा रहे हो ना? पहले इनिशियली ये था, क्योंकि ट्रांजिशन कैसे हो रहा है? N2 टू N1. तो पहले टाइम पीरियड 8 T1 था, अब T1 बचा, यानी घटोत्तरी हो गई. कितने परसेंट की घटोत्तरी हुई ये भी हम लोग निकाल लेते हैं. चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड. तो चेंज इन टाइम पीरियड में पहले कितना था और घटा है, तो 8 T1 माइनस फाइनल हो गया T1 और 8 T1 से निकालना है इंटू 100 कर दो. तो ऊपर आ गया 7 T1 अपॉन 8 T1 इंटू 100. T1 कैंसिल हो गया है, तो 7 अपॉन 8 इंटू 100 यानी 700 अपॉन 8. और ये वैल्यू आ जाएगी करीबन 87%, 87.5%. इतना क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, घटा है, क्योंकि पहले 8 T1 था, अब T1 रह गया है. तो इस हिसाब से
87.5% का डिक्रीमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। यहां पर ही कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से करेंगे, पहले मैंने लिख दिया इनिशियल फाइनल जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। तो बच्चों करते हैं 2024 का 3 नंबर का क्वेश्चन बेटा, आइए देखते हैं। लिखा है यूजिंग बोर पोस्टुलेट्स डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, उसका रेडियस क्या है ये बताना है इन ए हाइड्रोजन एटम, और उससे मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बोर्स रेडियस ए नॉट या आर नॉट को भी फाइंड करना है। तो देखिए बड़ी आसान सी बात है, ये न्यूक्लियस ले लीजिए, हाइड्रोजन एटम की बात करते हुए चल रहे हैं। मान लीजिए कहीं पर ये चक्कर लगा रहा है, तो जहां भी ये चक्कर लगा रहा होगा इसको सेंटीपीटल फोर्स चाहिए यहां पर mv²/r। ये सेंटीपीटल फोर्स देगा कौन? इसका जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कोलंबियन फोर्स, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। सेंटीपीटल फोर्स की स्क्वायर रिक्वायरमेंट है और कोलंबियन फोर्स हो गया 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 ये भी इलेक्ट्रॉन, Q2 और बीच का इसका रेडियस r²। बढ़िया, जिस भी ये Rn लिख दीजिए चाहे तो, इसका रेडियस इस समय कितना है? nth रेडियस में होगा, nth ऑर्बिट के रेडियस में होगा। अब यहां पर ये भी Rn लिख दीजिए। अब यहां से देखिए एक Rn की छुट्टी हो गई यहां से, और कुछ घटा बढ़ा? नहीं घटा बढ़ा। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब इस वाली इक्वेशन को लिख देते हैं mv² बराबर 1/4πε0 e²/Rn। ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। दूसरी इक्वेशन देखिए हम यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन से। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, वो क्या कंडीशन थी हमारी कि लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम mvr, एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर रहेगा, nh/2π की, तभी वो स्टेबल ऑर्बिट होता है। यहां से v निकाल लो, तो ये v की वैल्यू हो गई nh/2πr, nh/2πr इंटू m। बढ़िया, इस वेलोसिटी को आप यहां कहीं रख दीजिए। मैं यहां से ऐसे खींचता हूं लाइन और यहां रख देता हूं, v खत्म हो जाएगा, Rn मिल जाएगा हमको। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए यहां पर मैं इसको ले आ रहा हूं m, और v² का मतलब है nh/2π Rm का स्क्वायर बराबर, ये Rm का मतलब Rn से है। nth ऑर्बिट के चर्चे चल रहे हैं, और बेटा क्या हुआ, किसके बराबर था ये? इसके 1/4πε0 e²/Rn। अब यहां पे हो गया m n² इंटू h², 4π² Rn का स्क्वायर, फिर रहा यहां m का स्क्वायर 1/4πε0 e²/Rn। जो जो वैल्यू कटते हुए दिखे उसको उड़ा दो तुम, जैसे कि एक m से ये स्क्वायर कट गया, एक Rn से हमारा ये स्क्वायर कट गया, और तो कुछ यहां दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अब यहां r की वैल्यू जो हुई Rn इधर पहुंच गया, और यहां वैल्यू क्या हो गई? ε0 यहां पहुंच गया। तो ये पाई से ये स्क्वायर कटा, 4 से 4 कटा, तो यहां वैल्यू हो गई n² h² ε0। आराम से देखिएगा, और नीचे बचा पाई, r तो उधर ले लिया, m, और ये रहा यहां पर e²। ये आपका रेडियस आ गया nth ऑर्बिट का। इसको तोड़ फोड़ के जैसे भी लिखो, यही है रेडियस। अब इसके बाद बोर्स रेडियस कब बोलते हैं? बोर्स रेडियस होता है इनर मोस्ट ऑर्बिट, यानी n की वैल्यू क्या लिख देते हो? 1, और इसको r0 या a0 जो बोले हो वो लिखते हो। r0 या a0 जो ये बोले हैं उसको मेंशन कर देते हैं। तो n की जगह 1 पुट कर दोगे तो ये दो 1 का स्क्वायर h² ε0 पाई मास एंड e² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन सारी की जो वैल्यूज होती हैं वो यहां पर आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद जब कैलकुलेट आप करोगे तो वैल्यू आ जाती है 0.53 एमस्ट्रॉम के आसपास। ये बोर्स रेडियस है। और एक और रिलेशन बता देता हूं जो बड़ा, जिस पे न्यूमेरिकल बनते रहते हैं,
कि आर एन की वैल्यू होती है एन स्क्वायर इंटू आर नॉट। इस पे भी सवाल, आर नॉट क्या है? बोर्स रेडियस, बोर्स रेडियस। क्योंकि आगे जो भी चीज चेंज करोगे सब सेम रहेगा, एन बदलेगा केवल, बाकी ये हिस्सा पूरा कांस्टेंट है। तो सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट जैसे भी निकालना है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरा डिराइव कर दिया है जो इन्होंने पूछा था, जैसे पूरी बात आप पकड़ सके। मैं रोकता हूं, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए बेटा, नोट करिए। इसको थोड़ा सा नीचे रह गया है तो मैं ऊपर करके आपको दिखा देता हूं। ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं यहां तक जी, इसको नोट कर लीजिए आप। आपके लिए इंपॉर्टेंस इसकी काफी है एग्जामिनेशन को देखते हुए। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एन की वैल्यू 1 पर इतनी एनर्जी। द फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n=3 टू n=1 स्टेट इज इंसिडेंट ऑन ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल। ये कोई फोटोन पड़ा, ये एक्साइटेशन हुआ जहां से निकला था, वर्क फोटोसेंसिटिव मटेरियल ऑफ अननोन वर्क फंक्शन। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मटेरियल विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिस पे ये पड़ा है उससे जो फोटो एमिशन हुआ है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मटेरियल यूज्ड। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है जिस मटेरियल पे ये फॉल कर रहा है। तो जो फोटोन का जो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का हुआ जिससे निकला है रेडिएशन, उसकी वैल्यू हम क्या जानते हैं? एच न्यू। ये एनर्जी की वैल्यू होती है जो फोटोन निकला है। और ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ था? 3 से 1 में। तो E3 माइनस E1 कर देते हैं, एनर्जी ऑफ थर्ड माइनस एनर्जी ऑफ 1। अब इसको घटा दीजिए, मतलब जो फॉर्मूला आप जानते हैं 13.6 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता है डिफरेंस का। ये वैल्यू 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर वाली बात है यहां पर, इस तरीके से। अब इसको, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो वैल्यू है ना, आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला तो याद रखना ही होता है, वरना इतना डिटेल कहां तक करेंगे। आप En जानते हैं ना, -13.6/n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे भी आप चाहें तो E3 माइनस E1 करेंगे तो यही फॉर्मूला मिलता है। लेकिन ये फॉर्मूला तो हमको याद होना चाहिए, कहां तक समय वेस्ट किया जाएगा, समय खाली किया जाएगा। तो आप तेजी से कर पाए इसलिए फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। अब आइंस्टाइन वाली बात की जाए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए काम आती है, तो फ्रॉम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो उन्होंने दी थी एच न्यू जितना पड़ेगा उसके ऊपर, वो उसकी के मैक्स में जाएगा प्लस वर्क फंक्शन में जाएगा। तो यहां अगर मैं वर्क फंक्शन निकालूं अगर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? एच न्यू माइनस के मैक्स। एच न्यू की वैल्यू कितनी है? 12.1 और के मैक्स कितना है? 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको 9 घटा दीजिए इसमें आप, तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आ गया कितना? वर्क फंक्शन। लेकिन अभी देखिए ये सवाल में वर्क फंक्शन नहीं पूछा है, आपसे पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इस चीज को मैं इधर लेके आता हूं। अब आप जानते हैं कि जो वर्क फंक्शन हो जाएगा वेवलेंथ में एच न्यू के बराबर या hc/λ, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। अभी यही लेमडा आप निकालने गए तो hc/W0 आपने लिख दिया, वैल्यू पुट कर दीजिए 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन, और वर्क फंक्शन है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.1 लिखिए और इसको जूल में चेंज कर दीजिए -90। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये सवाल आप कर सकते हैं। ये भी मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल जब आएंगे और अगर आपने पहले से लगा रखे हैं तो ये काफी आसान लगने लगते हैं, और अगर पहले से नहीं लगे हैं
तो दिक्कत होती है। तो मैं ऐसी कोशिश करता हूं कि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको जैसी सारी वैरायटी के क्वेश्चन को शामिल कर लिया जाए, जिससे इसको देखेंगे तो आप आसानी से सारी चीज निकाल पाएंगे। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है। द शॉर्ट वेवलेंथ limit for the Lemon series of the hydrogen spectrum is 913.4 एंगस्ट्रॉम। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब आप समझ रहे होंगे हाईएस्ट एनर्जी, यानी इंफिनिटी से लेमन का मतलब है 1 में आना है उसको। लेमन सीरीज वही होती है कि कहीं से 1 में आ जाओ फर्स्ट स्टेट में, तो फर्स्ट ऑर्बिट में। तो जब हम बात करते हैं ना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की, तो इंफिनिटी से यहां तक हमको लाना होगा। कैलकुलेट द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर बामर सीरीज। अच्छा, बामर क्या होता है? जब हम उसको n=2 में लेके आते हैं, 1 में लेके आते हो किसी इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेमन सीरीज की मिलती है। और जब n=इंफिनिटी से लेकर 2 में आते हैं तो हमें बामर सीरीज मिलती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो बामर सीरीज की निकालनी, तो सबसे पहला काम करते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/λ/r, और लेमन सीरीज के लिए 1/1² - 1/इंफिनिटी। इंफिनिटी कहां से मिला है? फॉर शॉर्ट वेवलेंथ, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n इनिशियल हमारा इंफिनिटी होना चाहिए, n फाइनल होना चाहिए 1। ये लेमन सीरीज की बात कर रहा हूं। और अगर ये बामर सीरीज की कहानी होगी, फॉर बामर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट लेमडा, शॉर्टेस्ट लेमडा। तो इसके लिए शॉर्टेस्ट लेमडा की बात करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? n इनिशियल इंफिनिटी, n फाइनल की वैल्यू 2। ये आपको पता होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। नहीं मालूम तो याद कर लें आप, है ना? समझा तो मैंने दिया ही है। अब यहां पर आप लिखे आए, अब यहां पर लेमडा दे रखा था 1/913.4 एंगस्ट्रॉम, और यहां देखिए ये तो 1 ही आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। दिस इज r, तो ये वैल्यू हो गई आपकी, ये r बराबर इतना लिख देते हैं, आगे जो कैलकुलेशन होगा वो सॉल्व कर लेंगे। या लेमडा की बात ठीक है, r बराबर दिस 1 है। ओके, आगे की बात करते हैं। फॉर बामर सीरीज, फॉर बामर सीरीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट लेमडा की बात कर रहे हैं। ये लेमन की बात थी, तो यहां पर लिखा जाए तो इसको हम यहां से लिखें तो 1/λ ऐसे लिख रहे हैं, विच इज यहां कितना आया? 1/r, और इसको 1/r करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 913.4 एंगस्ट्रॉम। ऐसे पकड़ने में आसानी हो सकती है मेरे ख्याल से। और बामर सीरीज की बात करें तो 1λ/p, और ये रेडबर्ग कांस्टेंट 1/2² - 1/इंफिनिटी। अब यहां पे लेमडा बी की बात की जाए तो कितना आ जाएगा? 4/r, विच इज 4 × 1/r यहां से निकाले हैं हम लोग, तो 913.4 एंगस्ट्रॉम। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3653.6 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए आंसर। ये सारे क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, और विश्वास कीजिए ये केवल बोर्ड में ही नहीं पूछे जाते हैं, आगे की अगर आप सोच रहे हैं, या जेई, नीट, सीयूईटी, सब में यही सब मिलेगा, क्योंकि यही तो कोर्स में यही तो सीखना है। बड़े आराम से इसको आप टैकल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर लें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। इसमें गलती कई बच्चे क्या करते हैं ना, ये देखिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर n की वैल्यू आपको 3 लेनी है। जब बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड तो वो थर्ड वैल्यू होती है, जब बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड तो वो सेकंड वैल्यू होती है, और जब देयर इज नो एक्साइटेशन ग्राउंड लेवल तो n की वैल्यू 1 होती है। तो आप समझ गए होंगे कि सेकंड एक्साइटेड स्टेज अगर बोल रहे हैं तो उसकी वैल्यू आपको क्या लेनी है? n की वैल्यू यहां पर
3 लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। चलिए, बड़ी अच्छी बात, एक फॉर्मूला हमारे पास रहता है जो आपको मालूम भी है कि nth ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितनी होती है। ये क्या है बेटा? En टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो इसकी वैल्यू हुआ करती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू 3 पुट कर दो यहां, तो ये हो गया 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर विच इज 9, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेटा टोटल एनर्जी आई है, लेकिन हमसे तो पूछिए पोटेंशियल एनर्जी। तो आप जैसा जानते हैं टोटल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिश्ता होता है ना? इसको याद रखिएगा, बहुत काम का है। अब यहां पर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो 2 इंटू टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दीजिए। यानी हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे माइनस 1.51 लिखेंगे, और ये करीब करीब हो जाएगा 3.02 माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, और इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका एमसीक्यू में आया है, अदरवाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 नंबर में भी टपक जाता है, और ये आपसे पूछ लेते हैं, जो कि है सरल, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो गलती के पूरे चांसेस हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट इफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग ए थिन शीट हाइड्रोजन इज प्लेस ऑफ ए गोल्ड फॉयल? एक्सप्लेन हाइड्रोजन इज ए सॉलिड एट टेम्परेचर बिलो 14 K। देखिए क्या था ना, आपको याद होगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आप गोल्ड फॉयल लिए हुए थे, AU लेते थे 79। ठीक, तो ये और अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, और थोड़ी बात की जाए तो उसका अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 गुना होता है प्रोटॉन के मास के, और जो चार्ज होता है अल्फा पर वो प्रोटॉन के डबल होता है, 2 ऑफ QP। ठीक, या आप 2E लिख सकते हैं। ठीक, ये कहानी थी, आपको मालूम है। तो यहां पर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब इन्होंने कहा कि इस गोल्ड को हटा दो, इसकी जगह हाइड्रोजन रख दे, यानी हाइड्रोजन की शीट रहे, अल्फा पार्टिकल जाके हिट करे। फिर क्या होगा? तो साहब क्या होगा ना कि जो स्कैटरिंग एंगल था वो ज्यादा मिलेगा ही नहीं, अधिकतर पार्टिकल अनडिविएटेड चले जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा कि गोल्ड की जगह अगर आप हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन के जो आपका एटम्स होते हैं वो अल्फा पार्टिकल से हल्के होते हैं। देख रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन है, और अल्फा पार्टिकल की कहानी ये लिखिए, मास ऑफ हाइड्रोजन लिखे अगर आप, मास ऑफ हाइड्रोजन, इसकी वैल्यू करीब करीब 1.67 इंटू 10 की पावर -27 आप लिख सकते हैं, जबकि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल उसकी वैल्यू हो जाएगी 6.64 इंटू 10 की पावर -27। देख पा रहे होंगे आप। तो यहां पर मास ऑफ हाइड्रोजन या अल्फा पार्टिकल इज क्वाइट हैवियर, 2 बार लगा देता हूं ऐसे, मास ऑफ प्रोटॉन। तो इस आप जानते हैं कि कोई भी मास वाली चीज, हैवी चीज किसी हल्की चीज से अगर टकराएगी तो मास वाली चीज का ज्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है। जैसे ट्रक जा रही है और किसी साइकिल से टकरा गई तो ट्रक का कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, साइकिल वाला फेंका जाएगा। तो यहां पे तो क्या था कि गोल्ड खुद भारी था, साइकिल की ट्रक से टक्कर हो रही थी, ऐसा समझ लें आप समझने के लिए। तो साइकिल वाला ट्रक में घुसेगा तो साइकिल वाले को चोट लग जाएगी या वो स्कैटर हो जाएगा, तो हो गया। लेकिन जब ट्रक वाला घुसेगा साइकिल में तो काहे की स्कैटरिंग, बहुत कम स्कैटरिंग। तो दैट इज द रीजन कि नाउ स्कैटरिंग एंगल जो कि थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे विल बी वेरी लेस। ठीक, तो आप समझ रहे हैं कि स्कैटरिंग एंगल बहुत कम मिलेगा, या बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स अनडिवेटेड निकल जाएंगे अब भी।
बहुत सारे जो टकराएंगे वो भी ज्यादा नहीं स्कैटरिंग एंगल शो करेंगे। तो ये इसका रीजन हो गया, जैसे मैंने समझाया, आप नोट करें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। इन गेगर मार्सन एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट है, गेगर मार्सन स्कैटरिंग वाला। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल विथ एनर्जी दिस वन। ठीक है। कंसीडर दैट द पार्टिकल अप्रोचेस गोल्ड न्यूक्लियस इन हेड ऑन पोजीशन। ठीक है, हेड ऑन पोजीशन गोल्ड की तरफ 79 होता है गोल्ड का, वहां तक जा रहा है और आर निकालना है। तो हम आर निकालने का फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और थोड़ा आपको अगर समझाएं तो ये समझ लीजिए न्यूक्लियस था, यहां पर अल्फा पार्टिकल जा रहा था। इसकी शुरू में जो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², जिसे हम के कह दे रहे हैं, के या के, और यहां तक ये पहुंचा। तो यहां टोटल इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हुई, और दिस डिस्टेंस इज नोन एज ए क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बात समझ में आई होगी ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक, तो अब मैं इस काइनेटिक एनर्जी को एनर्जी कंजर्वेशन से पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रख दूंगा और वैल्यू निकाल लूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 2.56 इंटू 10⁻⁻12, और यहां पर इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2, तो 79E गोल्ड पर, और साथ में अल्फा पार्टिकल पर 2E। तो इसको मैंने लिखा 2E अपॉन क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब R0 की भाषा। अब R0 निकाल लो यहां से, तो ये R0, ये रहा R0, और उसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/4πε0 होता है 9 इंटू 10⁹, फिर 79 इंटू 2, और इलेक्ट्रॉन का ये हो जाएगा E², 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन 2.56 इंटू 10⁻⁻12, और ये वैल्यू कितनी मिलेगी? 14.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये आपका बेटा यहां पर देखिए आंसर आ गया। बड़े, मतलब ये पहले वाले का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की जो कहानी थी वो यहां खत्म हो गई। चलिए अगली बात देख लेते हैं, कोई उसमें परेशानी है ही नहीं। और इफ द अबव एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विथ ए प्रोटॉन ऑफ द सेम एनर्जी, यानी कई तो सेम है, बस प्रोटॉन लेने से क्या होगा? हीलियम का चार्ज था, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल था मतलब, तो यहां प्रोटॉन लेंगे तो प्रोटॉन पे तो केवल +E चार्ज होता है ना। तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? तो आप समझ गए, जो अब नई वाली क्लोजेस्ट अप्रोच रहेगी वो पहले वाले की आधी रहेगी। क्यों आधी रहेगी? क्योंकि इस 2E की जगह केवल E आएगा, प्रोटॉन वाला। ये तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज था जो कि 2E के बराबर होता है, और जब हम बात कर रहे हैं केवल प्रोटॉन की तो केवल E आएगा +E। तो इसलिए 2 की जगह 1 आएगा, आधा हो गया। तो ये वैल्यू उसकी आधा कर दीजिए, तो 14.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर का आधा, विच इज इक्वल टू 7.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। बेटा बस ऐसे ही सब क्वेश्चन आएंगे, आप करते चले जाएंगे, पूरा विश्वास है मुझे। आप नोट कर लीजिए। यहां पूछ रहे हैं ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन। अच्छा, ग्राफ बनाना है, showing the variation of number of particles scattered with the scattering angle theta in Geiger-Marson experiment. Why only a small fraction of the alpha particles are scattered? जहां पर थीटा 90 से ज्यादा होता है। Mention two limitations of Rutherford मॉडल। ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रदरफोर्ड के 2 लिमिटेशन। ये ग्राफ आपकी बुक में बना है, बहुत आसानी से बना सकते हैं आप। एक तरफ थीटा स्कैटरिंग एंगल दिखानी है, आप कुछ भी फिगर ले लें, मैं 45-90 करके दिए दे रहा हूं, 90, 135, और भी आप कुछ भी फिगर ले लीजिए जो आपको बुक में दिए, 10, 20, 30 कर भी। और ये है स्कैटरिंग एंगल, एंगल जो कि आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यू आपकी 0 हो गई। या नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, इसकी वैल्यू आप इधर दिखा रहे हैं, और इसको आप दिखा सकते हैं 0, 10, 10⁻²,
पावर रेस करते जाए 10 की पावर 4, फिर 10 की पावर 6, यहाँ 10 की पावर 8 तक दिखा देते हैं और भी ऊपर तक। तो आप देखेंगे कि अधिकतर में इस तरह से फिगर आएगा, एक रफ फिगर से बना रहे हैं, ऐसे करके समझ लीजिए। यहां पर जो अधिकतर लोग हैं जिनका स्कैटरिंग एंगल 10-5 है वो बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं 90 से आगे इस तरह का फिगर आपको दिखाई पड़ता है। ठीक, तो ये क्या, अब ये बन गया आपका ग्राफ। दूसरा पूछा था कि थीटा 90 से ज्यादा कुछ के लिए ही क्यों रहता है स्मॉल फ्रैक्शन। इसका कारण क्या है कि काफी इम्पिटी स्पेस है एटम में, और एक छोटे से स्कैटरिंग एंगल थीटा मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे जा रहा कम से कम ऐसे मुड़ जाए, तो वो कम लोग ऐसे 90 डिग्री की स्कैटरिंग में ऐसे जाके ऐसे मुड़ते हैं। उसका रीजन है कि जिससे वो टकरा रहे हैं वो टकराने वाली चीज ही बहुत छोटी है, तो अधिकतर लोग तो कम स्कैटरिंग एंगल से निकल गए। कुछ ऐसे रहे जिनका 90 से ज्यादा या 90 स्कैटरिंग एंगल आया, लेकिन उनका बहुत स्मॉल पोर्शन है। तो इससे क्या समझ में आ जाता है कि कोर पार्ट, कोर न्यूक्लियस इज very small than the size of atom। ये इसकी किसकी बात है, स्मॉल फ्रैक्शन वाली बात है ये बात। मेंशन टू लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस की बात जो थी वो ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये हम लोगों ने ऑलरेडी इसी लेक्चर में अभी ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। रदरफोर्ड का मॉडल की दो बड़ी खामियां, खैर इसको आप नोट कर लें। यहां पर देखिए क्या है, नेम द स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर ए हाइड्रोजन एटम विच लाइज इन द विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन में आप देखिए बामर सीरीज होती है जो विजिबल रीजन में रहती है, तो विजिबल रीजन में बामर सीरीज इन विजिबल रीजन। दूसरी बात, बामर के लिए एन फाइनल जो होता है वो 2 होना चाहिए, तभी तो बामर बनती है। ठीक, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ दिस सीरीज। मैक्सिमम मिनिमम के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/λ इज इक्वल टू आर। आनी तो उसको 2 में ही है, और इस n को हम बदल सकते हैं बस, और n की वैल्यू क्या होती है, 2 से बड़ी, वेयर n इज इक्वल टू 3, 4 एंड इंफिनिटी तक। मिनिमम वेवलेंथ की बात करें फॉर लैम्डा मिनिमम, उस समय हमारा n कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। तो 1λ मिनिमम इज इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर विच इज r/4। लैम्डा मिनिमम करें तो पलट दोगे 4/r। अब बात कर रहे हैं ये लैम्डा मैक्सिमम की जहां तक जी, तो लैम्डा मैक्सिमम पे आ जाइए। फॉर लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम के लिए n की वैल्यू जस्ट बाजू 3 नंबर से आनी चाहिए, तो लैम्डा मैक्सिमम मिल जाएगा आपको। तो 1/λ मैक्स इज इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू हो गई देखिए r 1/4 माइनस 1/9, फिर r लिख दीजिए, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 36, 9 माइनस 9 चौक 36, तो r 5/36। इसी वैल्यू को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, और लैम्डा मैक्स जो लिखा है 1/λ मैक्स करेंगे तो 36/5r आ जाएगा। अब आपको रेशियो लेना है, तो लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिनिमम ले लीजिए। लैम्डा मैक्स हो गया, पलट के लिख देंगे, चलो 36/5r इंटू लैम्डा मिनिमम को उल्टा करके लिख देते हैं, यानी r/4। ये देखिए r से r कट गया, ये आ गया 9, तो वैल्यू आ गई 9/5। ऐसे क्वेश्चन भी आपके बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, पढ़ाई की पढ़ाई हो जाती है और खेल का खेल हो जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और समझ गए होंगे, अगला क्वेश्चन सामने लाएंगे तो इसको आप नोट कर पाए होंगे। पॉज करके नोट करें बेटा। देखिए क्या बात है हमारे सामने, तो एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम
ऑर्बिट्स ऑफ हायर एनर्जी टू द ऑर्बिट्स ऑफ लोअर एनर्जी, ठीक है। When will such transition result in a Lemon series and Balmer series? तो ये हम जानते ही हैं कि लेमन सीरीज में क्या होगा, एन आई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो मैं यही लिख देता हूं, लेमन सीरीज के लिए एन आई इनिशियल फाइनल एंड एफ जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए, और एन इनिशियल की वैल्यू 2, 3, 4, 5 से लेकर कहीं तक भी जा सकती है। बामर के लिए बात करें तो एन फाइनल आपकी 2 होनी चाहिए, एन इनिशियल इससे ज्यादा 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये आपकी लेमन एंड बामर सीरीज बन जाएंगी। आप अच्छे से इसको जानते होंगे, फिर भी एक बार रिवाइज कर लिया। फाइंड द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लेमन, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। एक में लॉन्गेस्ट, एक में शॉर्टेस्ट है। लेमन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बामर सीरीज का। यहां गलती हो सकती है आपसे, लेकिन अभी देखिए नहीं होगी। तो मैं इस बी पार्ट पे या सेकंड नंबर वाले पार्ट पे आता हूं और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालता हूं लेमन सीरीज के लिए। तो 1 अपॉन लेमन सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट है, तो आर 1 अपॉन 1 स्क्वायर, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जब रहती है लेमन के लिए तो अगले से ही आना चाहिए हमें। अगर ये शॉर्टेस्ट होती तो इन्फिनिटी रखते, और वरना यहां पर एक के बाद जस्ट 2 नंबर से आना चाहिए। ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो गई आपकी लेमन सीरीज की। बामर सीरीज की बात करें तो बामर में शॉर्टेस्ट लिखा है तो आर लिखेंगे। बामर के लिए ये रहा 2 स्क्वायर, और यहां वैल्यू हो गई इंफिनिटी का स्क्वायर। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए ध्यान रखिएगा, शॉर्टेस्ट के लिए एन इनिशियल इंफिनिटी, और लॉन्गेस्ट के लिए एन इनिशियल फाइनल से जस्ट बाजू वाला, ठीक। अब यहां पर वैल्यू हो जाएगी ये आर अपॉन 4, या इसको लिखूं तो लेमडा बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन आर। यहां अभी बातचीत नहीं कर पाए थे हम लोग, 1 में से 1/4 तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 4 रहेगा तो 3/4, 3r/4, और यहां से मैं लेमडा एल निकालूं तो ये 4r/3 आप कर सकते हैं। अब इसी का रेशियो लेने की बातचीत कही जा रही है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशियो रहा लेमडा एल। बामर के लिए, ये बामर के लिए था और ये शॉर्टेस्ट था बेसिकली। ये बामर के लिए था, ये ध्यान रखिएगा, वरना बहुत सारे सब्सक्रिप्ट लिख देंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो लेमडा एस लिख देते हैं, तो ये वैल्यू हो गई 4r/3, और डिवाइड में पलट के लिख देंगे तो r/4। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, r से उल्टा लिख गया, क्या ऊपर ही उल्टा लिख गया लगता है, तो ये गलत लिख दिया है। यहां पर वैल्यू हो जाएगी 4/3r, है ना, और यहां पर हो गई 4/3r, बहुत आसानी से। और लेमडा स्मॉल की वैल्यू थी 4/r। फिर कुछ भसड़ लिख दी हमने, अबे तेरी तो क्या हो रहा है, इसको पलट के लिखना r/4। दिमाग घूम गया, r 4 तो आंसर हो गया 1/3। ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही आसानी से, कोई भी समस्या कहीं नहीं है। इसको आप नोट करें। अब यहां पर आ गए इन गैगर मार्टसन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दैट ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल लिखा हुआ है, ये अल्फा पार्टिकल in Coulomb's field of a heavy nucleus is shown in the figure. What do B and theta represent in figure? आपको मालूम होगा B जो होता था वो है इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। ये देखिए B है यहां पर। क्या होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, आपको पता है, मैं पढ़ा चुका हूं फिर भी बता रहा हूं। अगर ये न्यूक्लियस का सेंटर ले लें हम, उससे एक लाइन खींच दें और उससे काफी दूर अगर कोई पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलरली कितने डिस्टेंस पर है, इसी को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। फिर से एक बार, अल्फा पार्टिकल सपोज करिए न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, वो न्यूक्लियस से
परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस दूर है, दिस इज नोन एज ए इंपैक्ट पैरामीटर, जिसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर कम या ज्यादा होने से स्कैटरिंग एंगल पर प्रभाव पड़ता है। अगर इंपैक्ट पैरामीटर कम होगा b, तो स्कैटरिंग एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास से निकलेगा। न्यूक्लियस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो जब ये पास से निकलेगा तो ज्यादा घूम जाएगा ड्यू टू गुड रिपल्शन ऑफ द फोर्स। और अगर b की वैल्यू ज्यादा होती है तो रिपल्शन कम होगा, लगभग अनडिवेटेड जाएगा या कम स्कैटरिंग एंगल शो करेगा। खैर, काफी मैंने समझा दिया। थीटा था स्कैटरिंग एंगल जो मैंने आपको समझाया अभी। स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल का मतलब देख रहे हैं, सीधे जा रहा था, इससे कितना घूम गया, दिस इज द स्कैटरिंग एंगल। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब ये तो ऑप्शन ए पार्ट का जवाब था। बी पार्ट के जवाब के लिए अगर हम देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या है थीटा 0 के लिए। तो देखिए, थीटा 0 जब होता है ना, तो इसका क्या मतलब है कि देयर इज नो डिविएशन। सीधे जा रहे थे भाई साहब, सीधे ही निकल गए। तो वो कब होगा, जब ये b की वैल्यू काफी ज्यादा हो। तो आप लिख सकते हैं व्हेन b इज मोर देन द रेडियस r, लिख दीजिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से अगर b इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा हुआ तो उस समय वो अनडिवेटेड सा निकल जाएगा। या थोड़ा ज्यादा वैल्यू कर दीजिए, जस्ट होगा तो कुछ ना कुछ स्कैटरिंग होगी जब b की वैल्यू रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से काफी ज्यादा होगा। दूसरी बात कर लेते हैं, कह रहे हैं ये कि थीटा की वैल्यू भाई 180 डिग्री है, यही लिखा है। तो b 180 का मतलब ऐसे कोई पार्टिकल आ रहा है और टकरा कर ऐसे लौट गया है, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। उस समय b कितना हो जाएगा, b 0। वो न्यूक्लियस में ही टकराए और वैसे ही वापस हो जाए, तो इस समय आप b की वैल्यू कितनी बोलेंगे, 0। तो ये आपका आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा पढ़ रहा है वही इन बातों का जवाब दे पाएगा, अदरवाइज तुक्का नहीं मार पाएंगे इसमें आप, है ना। मैं हटता हूं और इसको नोट कर लिया जाए। फिर अगले लिखा है, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज ऑलवेज एन डैश मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो यहां इंटीग्रल मल्टीपल आ जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल। देखिए, इसकी मैं मीनिंग समझा देता हूं, कई बच्चों की समझ में नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। उसका जो सर्कमफ्रेंस है, ये मान लीजिए r है, तो 2 पाई r सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं ये इंटीग्रल मल्टीपल है डी ब्रॉय वेवलेंथ का, तो जो डी ब्रॉय वेवलेंथ होगी उसका इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा, यानी n लैम्डा के बराबर मिलेगा। ये बातचीत थी, है ना। और ये मैं अगर आपको बताऊं तो कई थोड़ा लंबा निकल जाएंगे, तो खैर मैं इतनी बात बताता हूं आपको जो आपको जाननी भी चाहिए, कि जो ये h/2 पाई आ गया था, ये कहां से आ गया, इसके बारे में डी ब्रॉय ने अपनी थ्योरी को आगे फॉरवर्ड किया था, जो सही साबित हुई। उन्होंने बोला था कि जब भी स्टैंडिंग वेव्स पड़ती हैं, स्टैंडिंग वेव्स का मतलब स्टेशनरी वेव्स, जो क्लास 11th में फिजिक्स के आखिरी चैप्टर में पढ़ी थी आपने, तो स्टैंडिंग वेव्स जब भी बनती हैं तो जाने और आने में लैम्डा वेवलेंथ लगती है, और कई बात करेंगे तो लैम्डा के बाद 2 लैम्डा लगेगी। आप पता नहीं कितना समझ पा रहे हैं। मान लीजिए ये नोड है, एक रस्सी बांधी है आपने, एक बार नोड टू नोड गई और वापस आ गई, जाना आना मिला कि ये λ/2 रहा, ये λ/2 रहा, टोटल मिलके लैम्डा हो गया। अगर आप एक बीच में नोड और बना दीजिए, स्टैंडिंग वेव की कहानी बता रहे हैं, तो यहां पर देखिए ये लैम्डा, ये भी लैम्डा, तो 2 लैम्डा हो गया। इसी तरह और बढ़िए, तो जो स्टैंडिंग वेव्स हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा निकलती हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं भाई साहब, इनके पास भी तो यहां से शुरू करके घूम के इतनी ही जगह है, यानी ये वहीं इतने में ही वो वेव्स ही सरवाइव कर पाएंगी जो फुली बन रही, तभी रेजोनेंस उनका होगा। अदरवाइज जिनका वेवलेंथ इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास जगह इतनी ही है यहां से चल के इतने आने में। इस वजह से ये 2 पाई r किसके बराबर होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ, n लैम्डा के बराबर।
वहां से फिर आगे प्रोसेस किया गया तो h/2 की कहानी निकली। खैर इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसमें बोला गया है कैलकुलेट द de Broglie वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने किया था। लैम्डा की वैल्यू होती है h/मोमेंटम और एनर्जी से रिश्ता कायम करेंगे तो √2mk। के है काइनेटिक एनर्जी, अभी जो हम लोगों ने किया था। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, ग्राउंड में तो जो थी वो थी ही, तो के की मतलब वैल्यू हो गई जो टोटल एनर्जी के बराबर थी 13.6/n²। और ये 13.6 और कौन सी एक्साइटेड स्टेट बता रहे हैं? सेकंड। तो सेकंड एक्साइटेड का मतलब है n बराबर 3, एक ज्यादा हो जाएगी तो 3 का स्क्वायर 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1.51 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यानी 2.41 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लेमडा की बात की जाए, अभी आपने देखा था, तो प्लैंक्स कांस्टेंट h/√2mk 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो गई 2.41 इंटू 10⁻⁻19। इस तरह से आप सॉल्व कीजिए और ये आपको वैल्यू मिलेगी 1 नैनोमीटर। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे, आसानी से नोट कर सकते हैं। और इसमें देखें क्या है लिखा है, स्टेट बोर्ड्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो क्वांटाइजेशन कंडीशन जो भी यूज की है उसी को लिखना है। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज एंड स्टेट टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग। ठीक है, तो बोर्ड्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आपको पता ही होगी, मैं समझा रहा हूं आपको। बोर्ड्स ने कहा था कि जो ऑर्बिट्स हैं, जो अवेलेबल ऑर्बिट्स हैं इलेक्ट्रॉन के लिए चक्कर लगाने के लिए, वो मनचाहे नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगे। वो जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होना चाहिए या H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये वही ऑर्बिट अवेलेबल रहेंगे जो कि जिसका एंगुलर मोमेंटम, जिसे MVR लिखते हैं, उसकी वैल्यू NH/2π के, यानी H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल रहे। इसी को हम बोलते हैं बोर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन। आप सेंटेंस में इसको लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगा सकता, अगर लगाएगा तो वो स्टेबल नहीं रह जाएगा। तो उसको उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाना है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। तब चक्कर लगाएगा तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, स्टेबल एटम रहेगा और फर्स्ट क्लास काम चलेगा। अब अगली बात देखते हैं, ब्रैकेट सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ब्रैकेट सीरीज का मतलब है एन फाइनल जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। जैसे लेमन के लिए 1 होता है, बामर के लिए 2 होता है, उसीलिए आपका जो ब्रैकेट के लिए है वो चौथा नंबर है। तो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 1/λ इज इक्वल टू R 1/4² माइनस 1/∞ का स्क्वायर। ये ब्रैकेट सीरीज की बातचीत चल रही है। ब्रैकेट सीरीज एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इंफिनिटी, शॉर्टेस्ट लैम्डा। तो यहां पर 1/λ लिखा, ये वैल्यू R की आ जाएगी। R होता है 1.097 इंटू 10⁻7 और ये लास्ट 4 का स्क्वायर 16। अब यहां से आप लैम्डा निकाल सकते हैं, तो यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू 16 जो सॉल्व करेंगे तो 1.4585 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अब इसकी जो वेवलेंथ है ये किस में हो रही है? ये वेवलेंथ इंफ्रारेड रीजन में है। इंफ्रारेड रीजन में ये लाई कर रही है।
तो इस तरह से बेटा ये आंसर आप कर सकते हैं और आसानी से हो जाएगा। बस थोड़े से सवाल करने हैं जो मैं प्यार से बहुत पेशेंसली आपको करा रहा हूं बिना समय को वेस्ट किए हुए। आप इसको नोट कर लीजिए, फटाफट अगले सवाल पे चलते हैं। यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड of the electron in the first excited state of the hydrogen atom। first excited state जब भी बोलेंगे आप n is equal to 2 लेंगे, ये गलती बहुत हो सकती है। first excited n बराबर 2, second excited n बराबर 3, एक बढ़ के चलेगा ना, एक्साइटेशन की बात चल रही है। तो अब यहां पर जो कार्यक्रम चल रहा है, ये न्यूक्लियस मान लो, ये एक ऑर्बिट छोटा बना देते हैं, ये दूसरा नंबर का ऑर्बिट है। यहां पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, अभी देखेंगे। रेडियस हम R2 से डिनोट कर देते हैं, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई R2 अपॉन V2 लिख देते हैं, चलो इसको समझने के लिए। ठीक, ये टाइम पीरियड निकालने का है। तो चलिए बड़े आराम से टाइम पीरियड हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए यहां एक आपको फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूं, याद दिला रहा हूं, छोटा फॉर्मूला पड़ता है, अदरवाइज तो ज्यादा लंबा डालना पड़ेगा। एक होता है Vn, nth ऑर्बिट में स्पीड क्या होती है, 1/137 इंटू C बाई N। ये मैंने बताया है फॉर्मूला। C होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी 3 × 10⁸। N होता है किस ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन महाशय। और रही बात N की, R की, तो R N आप जानते ही हैं, N स्क्वायर इंटू R0 होता है। N स्क्वायर तो रहेगा ही, R0 को आप 0.53 एमएस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो ये कहानी इसकी है, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके यहां वैल्यू मैं लिखने वाला हूं। तो चलिए पकड़ते हैं, और टाइम पीरियड में ध्यान से देखिएगा, 2 लिखा, पाई लिखा। अब ये R2 की वैल्यू मुझे लिखनी है, तो ये R2 का मतलब है n स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर। बात पकड़ में आ रही है। और ये रहा 0.53 एमएक्सट्रॉम, तो 10⁻⁻10 अपॉन, नीचे V2 है, V2 मतलब ये 1/137 इंटू 3 × 10⁸ अपॉन n का मतलब 2। सारी वैल्यू फीड कर दी। अब आपको कैलकुलेट करना है, तो t की वैल्यू हो जाएगी 2 × 3.14 इंटू 4, 0.53 इंटू 10⁻⁻10, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, 137 इंटू 2 अपॉन 3 × 10⁸। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिलेगी 1.215 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके अपनी कैलकुलेशन को आप छोटा कर सकते हैं। फिर भी कैलकुलेशन तो आता ही है, लेकिन अगर ये नहीं लिखेंगे तो और फिगर्स आएंगे आपको। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कहीं भी टपक सकता है, आपको आना ही चाहिए। तो आप इसको नोट करें। तो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ द de Broglie wavelengths associated with the electron orbiting in the second and third excited states। सेकेंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं। देखिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, थर्ड N3, और थर्ड का मतलब हो गया N4। ये थोड़ा सा हमको दिमाग में पकड़ना होगा। तो अब देखिए de Broglie हाइपोथेसिस क्या बोलती थी, 2 पाई Rn इज इक्वल टू n लैम्डा n। ठीक, लैम्डा n की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पाई Rn अपॉन n, और ये Rn को हम लिंक्ड करते हैं किससे, n स्क्वायर इंटू बोर्स रेडियस से। तो इस वैल्यू को यहां अगर हम पुट कर दें, लैम्डा n इज इक्वल टू 2 पाई और n स्क्वायर R0 अपॉन n, तो ये इसने काट दिया, n एक और आ गया, विच इज 2 पाई n एंड बोर्स रेडियस, जो 0.53 एंगस्ट्रॉम के रूप में लिखी जाती है। पूछ क्या रहे हैं भाई साहब, रेशियो de Broglie वेवलेंथ का। तो चलिए आगे की बात देख लेते हैं। लैम्डा एक्साइटेड स्टेट 3 लिखा है, तो मैं एक्साइटेड स्टेट वाली ही भाषा लिख रहा हूं, वरना ये लैम्डा 4 हो जाएगा, ध्यान रखना, लैम्डा 3 और लैम्डा 4। अब वैल्यू रख दी जाए यहां पर, 2 पाई n की जगह आप लिख देंगे कितना, सेकेंड थर्ड, तो सेकेंड की जगह 3 लिखेंगे, दिस इज 3, 0.53 एमस्ट्रॉम
और नीचे लिखेंगे 2 पाई फोर्थ, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है फोर्थ नंबर 0.53 एमएस्ट्रॉम। मुझे लगता है काफी कुछ कट गया है इसमें और आंसर आ गया है 3/4। ये आपका आंसर है जो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। मैं हटता हूं, इसको आप आसानी से नोट कर लीजिए। लिखा है डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच का डेफिनेशन देना है। देखिए क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस में बना दूं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर मार रहा है, तो इस न्यूक्लियस में जब आप किसी भी अल्फा पार्टिकल को मान लो भेजे हुए, तो अल्फा पार्टिकल्स इज आल्सो पॉजिटिव, तो आके ना बिल्कुल इसकी टक्कर भड़ाम वाली नहीं होती है, क्योंकि भाई दोनों जब पास पहुंचेंगे तो कूलाम्स का रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो ये यहां से, ये न्यूक्लियस ये आ रहा है, यहां पे एक क्षण के लिए रुका और खटाक से वापस हो गया, भड़ से लड़ता नहीं है, क्योंकि दोनों पे रिपल्शन का फोर्स लग रहा है। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक वो पहुंच सकता है, या जो काइनेटिक एनर्जी आपने दी है, वो काइनेटिक एनर्जी जहां पर पूरी तौर पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, एक क्षण के लिए रुक जाए, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आप समझ पाए होंगे जो मैंने समझाया है। अब आप ये भी लिख सकते हैं इसका द डिस्टेंस, मतलब कैसे लिखेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, from the nucleus where all kinetic energy of alpha particle is completely converted into potential energy is known as distance of क्लोजेस्ट अप्रोच। ये साहब इसकी कहानी है। डिफाइन वाला मामला था, पार्ट तो है नहीं। एनर्जी फिर कुछ लिखा है, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इज बम्बार्ड ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज आर। उस समय आर थी, जो फॉर्मूला होता है आर का वो मैं लिख देता हूं, बाकी अभी आगे क्वेश्चन लिया जा डराइव भी करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू ZE² अपॉन K। यहां से दिख भी रहा है कि R की जो वैल्यू है वो 1/K। K का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल ऑफ डबल द काइनेटिक एनर्जी। ये के अल्फा लिख देता हूं समझाने के लिए। जब काइनेटिक एनर्जी डबल कर देंगे तो आर क्या रह जाएगा, पहले के पर आर था, जब आप इसको 2k अल्फा कर दोगे तो ये भाई साहब आधे हो जाएंगे, आर इज प्रोपोर्शनल टू। तो नाउ आर क्लोजेस्ट अप्रोच आर डैश लिख देते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच will become half। आधा हो जाएगा, दिख रहा है, ये डबल कर दिया तो आर आधा हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल करते हैं। कोई भी इसमें परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है, आप भी शांति से इसके नोट्स बनाते जाइए। लिखा राइट टू लिमिट इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड ने एक शानदार मॉडल दिया था, लेकिन दो उसमें बड़ी तगड़ी गड़बड़ियां आ गई थी। एक क्या थी, स्टेबिलिटी इशू, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। पहली बात क्या थी, क्या था मामला, मामला ये था कि भाई ये कहा जा रहा था ये न्यूक्लियस है और अगर इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगा रहा है तो ये एक चार्ज एक्सेलेरेटेड मोशन में है, क्योंकि सर्कुलर मोशन एक एक्सेलेरेटेड मोशन में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वेव थ्योरी के आधार पर अगर कोई चार्ज एक्सेलेरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करता है। तो जब ये एक्सेलेरेटेड मोशन में है तो अपने पास से ईएम वेव रिलीज करेगा।
अगर ये ईएम वेव छोड़ेगा तो उसकी एनर्जी में कमी आएगी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन तो लागू है हर तरफ। तो अपने से कुछ निकाल के दे रहा है तो उसमें घटोत्तरी हो रही है। इसकी एनर्जी में कमी आने पर क्या होगा, इसका धीरे धीरे यहां पर स्पाइरल फॉर्म बनेगा, एनर्जी कम होते होते वो जाकर न्यूक्लियस में घुस जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो जब न्यूक्लियस में मिल ही जाएगा तो काहे का एटम। तो ये सबसे तगड़ी बात हो गई स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, कि स्टेबल कैसे रहेगा एटम, इसको रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नंबर 2, डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रा। तो डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रा इन हाइड्रोजन एटम कह दीजिए, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्योंकि हुआ क्या चक्कर बेटा, कि जब आप जैसा यहां पे देख रहे हैं, अगर इसकी कॉन्टिन्यूअस एंगुलर वेलोसिटी बदल रही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बदल रही है, तो कॉन्टिन्यूअसली इसको जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था वो कॉन्टिन्यूअस मिलना चाहिए था। जबकि इसका जो स्पेक्ट्रम मिलता है हाइड्रोजन एटम का, उसमें लाइंस मिलती हैं, ऐसी ऐसी लाइंस मिलती हैं। तो ये लाइंस क्यों मिल रही हैं, पूरा एक जैसा मिले, स्पेक्ट्रम जैसा मिलना है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन तो नाच नाच के अंदर घुसेगा, ऐसा सोचा जा रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता हाइड्रोजन में, जबकि इनके अनुसार ऐसा था कि मिलना चाहिए। तो ये दो बातें फंस गई, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम और लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन एटम से। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल में दो ये लिमिटेशंस बहुत भयानक रही, जो बाद में नील बोर ने इसको सॉल्व किया था। खैर, क्वेश्चन कोई आंसर हो गया है तो आंसर आप नोट कर लें। बच्चों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आप इस साल क्लास 12 फिजिक्स में 95% से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए हैं 3 जबरदस्त ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, ऑल इन वन 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियोस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल्स के वीडियोस और 130 डेरिवेशन के वीडियो मैंने इसमें रिकॉर्ड करके आपको दिए हैं। तो ऑल इन वन में ये सब चीजें एक जगह मिल जाएंगी। दूसरा है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पैक, इसमें एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी मिलेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी एमसीक्यूज मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड करके दिए हैं। अक्सर आपके स्कूल में क्या होता है, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी सॉल्व नहीं कराई जाती, तो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पैक आपकी मदद करेगा। फिर है सुपर नोट्स कॉम्बो, ये फास्ट रिवीजन पैक है फॉर 95%। इसमें थ्योरी नोट्स, डेरिवेशन, फॉर्मूला शीट और एनसीईआरटी के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा चाहता है इसको ये तीनों लेने हैं, क्योंकि तीनों अवेलेबल हैं, तो वो ले सकता है द्रोणा के अंदर ये तीनों कोर्स आपको मिल जाएंगे। साथ में पूरे कोर्स की वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। तो आप जल्दी से डिसाइड कीजिए कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है। हमारे साथ जुड़िए, ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और तुम मिलकर अचीव करेंगे 95% से ज्यादा। अच्छा, यहां पर देखिए कि द्रोणा लेने के लिए क्या कर सकते हैं। आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद स्टोर सेक्शन में आइएगा और वहां पर आपको ये द्रोणा दिखाई पड़ेगा, जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी 95% से ज्यादा की जर्नी को आसान बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक टू यू, गुड बाय बेटा।